Hi friends, how are you? A very good morning. So today is 7th May. क्वेरीज लेंगे लेक्चर के बाद एज यूजुअल। चलिए अब देखते हैं क्या था। एक तो बहुत दिनों से ये केस चल रहा था, आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने प्ली फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि मीडिया को रिस्ट्रेन किया जाए कि जो भी डिवीजन बेंच, देखिए क्या होता है कि एक तो होता है डिसीजन देना, एक होता है जो ओरल रिमार्क्स देती है कोर्ट्स। तो उन्होंने कहा था कि जो मीडिया वालों को रिपोर्ट करने से ओरल रिमार्क्स का रोका जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि जितना भी इलेक्शन ये जो फैला है कोविड का, जितना भी पेंडेमिक फैला है, उसकी वजह जो है इलेक्शन कमीशन है। तो इलेक्शन कमीशन शुड बी चार्ज्ड विद द मर्डर फॉर अलाउइंग रैलीज, और जो मास गैदरिंग्स उन्होंने अलाउ करी इन तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस। ये था सारा मुद्दा, ये थी हिस्ट्री। अगर पेपर में आपके आएगा कि हाउ टू राइट, जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे वैसे आप लिखना, ये इतना ही आंसर आपका बहुत रहेगा। अभी आप मेरा समझ लीजिए, बाद में पॉज करके आप इसको एज इट इज लिख लीजिएगा अपने मेंस डायरी में, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए ये जो केस है ना, एकदम से उसका डिसीजन नहीं बताएंगे हम सुप्रीम कोर्ट का। हम बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा, उसके बाद क्या डिसीजन लिया, उसके बाद उसने क्या कंक्लूजन दिया, ठीक है? तो हमेशा अच्छा ये लगता है, सादा नेगेटिव नहीं लिखना होता हमें। पहले थोड़ा सा हिस्ट्री दो, ब्रीफ दो उस केस का। हिस्ट्री मीन्स ये नहीं है, हिस्ट्री का मतलब हो गया कि आप चले गए भैया 100 सेंचुरी पुरानी या 200 सेंचुरी पुरानी, ऐसा कुछ नहीं होता। हिस्ट्री मीन्स व्हाट इज द केस इज ऑल अबाउट। और उसके बाद हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है कि ये बहुत डेलिकेट बैलेंस को मैटर है ये, जो दो बॉडीज को लेके, एक हाई कोर्ट को लेके और इलेक्शन कमीशन को लेके, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं। इससे पता चलता है जब एग्जामिनर आपका चेक करेगा कि हाँ आपको ये चीजें पता है कि क्या केस है, क्या चीजें चल रही हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन ना लगाने लग जाना। जब एक सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी अथॉरिटी एक चीज ऑब्जर्व कर चुकी है, जहां पे एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व कर लिया, तो उससे ज्यादा आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। जितना उन्होंने करा है उतना ही लिखिएगा, अपने दिमाग से अपनी चीजों को मत लिखिएगा, यू विल गेट हर्ट। उसके बाद उन्होंने कहा है कि देखिए जो रियल टाइम रिपोर्टेज होती है ना कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, चाहे वो ओरल एक्सचेंजेस हो इन कोर्ट्स या चाहे कुछ भी हो, ये फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ठीक है? इसको हम नहीं रोक सकते। इट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। और अगर ये लाइव रिपोर्टिंग्स हो रही है कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, इसके तो इट इज अ कॉज ऑफ सेलिब्रेशन। ये मतलब ये अच्छी बात है, ये त्योहार का मौका है, नहीं कि इसको रोका जाए, एप्रीहेंशन में लाया जाए। उसके बाद हम कहेंगे कि उन्होंने इसलिए सारा सर कोर्ट ने डिक्लाइन कर दी प्ली मेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिस्ट्रेन द मीडिया फ्रॉम डिवोटिंग ओरल रिमार्क्स। उसके बाद हम कहेंगे कि कोर्ट ने कहा है कि जरूर ये बात होती है कि ओरल रिपोर्टिंग्स हम मना करेंगे, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात हो या मैरिटल इश्यूज की बात हो, वहां पे फ्री प्रेस जो होती है उसका एक फिनोमिना चलता है, और वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स तक ही एक्सटेंड होती है, वहां ओरल रिमार्क्स की बात नहीं होती है। बट सिटीजन्स को पूरा अधिकार है, दे हैव अ राइट टू नो कि कोर्ट में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के टाइम पे चलता क्या है, कैसे जजमेंट्स लाई जाती हैं, क्या जज डिसीजंस लेते हैं। फिर हम एक एग्जाम्पल देंगे जो कोर्ट ने भी दिया कि गुजरात हाई कोर्ट ने तो बल्कि अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है प्रोसीडिंग्स की, ताकि पब्लिक पार्टिसिपेशन को एनहांस किया जा सके इन द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। ताकि पब्लिक पार्टिसिपेट करे, पब्लिक भी देखे कि कैसे जजमेंट्स लाई जा रही हैं, कैसे जस्टिस पे पहुंचा जा रहा है, क्या फॉलो किया जा रहा है प्रोसीजर्स, ये सब हम लिखेंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि एक तो पहली बात, ऑरल ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं, दे डू नॉट बाइंड द पार्टीज, और वो जजमेंट का पार्ट नहीं होती हैं, ठीक है? एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज वॉज इंट्रेंसिक टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ माइंड एंड द प्रोसेस ऑफ जजिंग। एक ही व्यूज एक्सचेंज होते हैं, दैट्स इट। ना तो वो पार्टीज की बाइंड करती है, ना ही वो फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ जजमेंट है। उसके बाद हम लिखेंगे एक कंक्लूजन। कंक्लूजन हमें लिखना होगा थोड़ा बैलेंस्ड वे में, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद हमने लिख दिया कि ये नेगेटिव पार्ट्स थे, अब थोड़ा सा पॉजिटिव लिखेंगे, थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन को भी उसमें लाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया था जजेस को कि वो जब बात करें, जब अपने रिमार्क्स दें, तो थोड़ा सा उनको कॉशन बरतनी पड़ेगी, क्योंकि वो मिस इंटरप्रेट हो जाती है कई बार मीडिया में आने के बाद। तो उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज बोथ ऑन द बेंच एंड इन द जजमेंट्स, चाहे वो बैठ के अपनी ऑरल ऑब्जर्वेशंस दे रहे हो, चाहे जजमेंट्स में दे रहे हो, मस्ट कंपोर्ट विद द जुडिशियल प्रॉपरिटी। अगर आपको ये लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, या आपको लगता है याद नहीं रहेगी, मस्ट कंपोर्ट विद द जुडिशियल प्रॉपरिटी, तो इसका मतलब ये है, कंपोर्ट मतलब होता है मस्ट गो इन अकॉर्डेंस विद, मतलब उससे तालमेल रखिए। जुडिशियल प्रॉपरिटी का मतलब होता है जो मोरल कंडक्ट होता है जुडिशरी का,
तो हम ये लिख सकते हैं, अगर आप ये लाइन ना लिख पाएँ या भूल जाएँ या जिनकी इंग्लिश थोड़ी-सी आपको लगता है कि मैं थोड़ी बेसिक लैंग्वेज लिख सकता हूँ, थोड़ा फैंसी नहीं लिख सकता, तो आप लिख सकते हैं कि लैंग्वेज बोथ ऑन द बेंच एंड इन द जजमेंट्स मस्ट गो इन अकॉर्डेंस विद जुडिशियल मोरल कंडक्ट और मोरल बिहेवियर। ठीक है? अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, इसको एज़ इट इज़ आप इसको नोट डाउन करिए, यही चेप देना वहाँ पे, आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा। उसके बाद एक पेज 2 पे था जिसमें उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बिठाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक कमेटी बिठाइए और ताकि डीकंजेस्ट किया जा सके जेल्स को, क्योंकि स्प्रेड हो रहा है जो कोविड-19 में। तो उन कमेटी ने क्या कहा है कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 वो सबसे प्रीशियस फंडामेंटल राइट है ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो जब हर सिटीजन ऑफ इंडिया का है तो वो उनमें शामिल करता है अंडर ट्रायल्स को भी और कन्विक्ट्स को भी, जो सोसाइटी से चाहे दरकिनार कर दिए गए हैं, बट वो उनको भी इंक्लूड करता है। इस वजह से उन्होंने कहा है कि कुछ प्रिजनर्स को इंटरिम बेल दी जाए। अब आप सोचेंगे ये किस चीज़ में आएगा? देखिए, आप ना 14th मार्च का लेक्चर एक रेफर करिएगा, उसमें हमने देखा था कि जो चीफ जस्टिस थे ओडिशा हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा था कि एक तो हैंडकफ करके नहीं लेके आना है, क्योंकि उनको भी थोड़ा ज़िंदगी जीने का अधिकार है, और उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को डायरेक्ट किया था कि वो जाके प्रिजन्स को विज़िट करें और देखें कि कंजेशन तो नहीं है। 1 2-3 पॉइंट्स और थे, आप विज़िट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि कई बार सोसाइटी को लेके क्वेश्चन आता है या इनमेट्स को लेके, जेल्स को लेके आ जाता है कि आजकल जेल्स ओवर पॉपुलेटेड है, उसको लेके क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले कल ही भी बताया था कि फॉरवर्ड जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो एक साथ ये नहीं है कि आपको डेली मतलब एक ही दिन में सारे फॉरवर्ड पॉइंट्स मिल जाएँगे। ये ऐसे ही होता है कि इनमें ना न्यूज़ में से, ये एडिटोरियल में नहीं आते, ये न्यूज़ में से आपको निकालने होते हैं कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है, इसको हम एज़ अ फॉडर लिख लें। फॉडर की एक अलग से डायरी बना लीजिए आप, ताकि आपको वो याद रहे। आपको ना ये उनको ना वो नहीं करना है कि आपको मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें हैं या क्रैम करने वाली चीज़ें हैं। ये जस्ट फॉडर ऐसे होते हैं, जो आप पढ़ते रहेंगे ना तो आपको याद रहेंगे, और जाके ताकि आप जब पेपर अटेम्प्ट करने लगे मेंस का, तो आप वहाँ पे कहीं भी चेप दें, आपको वो एक अच्छा स्कोरिंग दे जाएगा। उसके बाद एक एडिटोरियल पे हमने देखा था आरबीआई के बारे में दे रखा है कि क्या-क्या उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। वो हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। तो देख लीजिए, आज उस पे आर्टिकल ही बन चुका है। बट जितना बताया था उतना ही लिखिएगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमने फॉर्डर में हमने इंक्लूड किया था। उसके बाद एक एडिटोरियल पे ना थोड़ा उसका नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड का दे रखा है। तो उसमें क्या अच्छा रहता है, एक ना गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। ये गुड फ्राइडे एग्रीमेंट मैंने जाके देखा था थोड़ा-सा विकिपीडिया पे भी जाके, क्या था क्या नहीं। एक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ था, उसको बेलफास्ट एग्रीमेंट भी कहा जाता है। वो हुआ था 1998 में। किस-किस के बीच में हुआ था? आयरलैंड और यूके के बीच में हुआ था। आपको मैं बेसिकली वैसे बता देता हूँ, यूके जिसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, वो क्या है? वो बेसिकली 2 उसका बना हुआ है, कॉम्पोनेंट्स हैं उसके, नॉर्दर्न आयरलैंड और ब्रिटेन। ठीक है? अगर हम खाली ब्रिटेन की बात करते हैं ना, तो ब्रिटेन में आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। और अगर हम यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, जो बेसिकली करी जाती है, यूके की ही बात की जाती है, तो उसमें आता है नॉर्दर्न आयरलैंड एंड ब्रिटेन। ब्रिटेन में तो आ गया इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, और यूके में आ गया प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है? अब डिस्प्यूट क्या है कि देखिए, नॉर्दर्न आयरलैंड में एक तो है लोगों का ग्रुप जो है यूनियनिस्ट, ठीक है? एक ग्रुप है जो है नेशनलिस्ट। तो यूनियनिस्ट तो चाहते हैं कि वो यूके का पार्ट रहे, और जो नेशनलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो भी बाकी, जिसको बाकी का आयरलैंड है उसका पार्ट बन जाए। तो उन दोनों के बीच में आपस में प्रोटेस्ट चलता रहता है। तो इस वजह से 1998 में एक गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि नॉर्दर्न आयरलैंड का और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का क्या रिलेशन रहेगा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का यूके के साथ क्या रिश्ता रहेगा, और इनका आपस में कैसा रिश्ता रहेगा। वो एक एग्रीमेंट हुआ था। इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये मेंस के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स के लिए गुड फ्राइडे एग्रीमेंट पूछा जा सकता है कि किस-किस के बीच में हुआ था। तो ये आयरलैंड और यूके के बीच में हुआ था, क्योंकि अप्रैल में भी यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट हुआ है। यूनियनिस्ट और जो नेशनलिस्ट हैं उनके बीच में झगड़ा हुआ, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम यूके के साथ रहें, वो चाहते हैं हम आयरलैंड के साथ जाएँ। तो यही इनका टोटल मसला यही चल रहा है। डेली टू डेली की हमें फाइट नहीं देखनी है, यूपीएससी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जितना बताया है बस आप ये याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। उसके पेज 13 पे था एक ये थोड़ा-सा फॉडर है कि देखिए कैसे फ़ेसबुक ने अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में एक ओवरसाइट बोर्ड बना रखा है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको फ़ेसबुक रूल नहीं करेगा, उसकी नहीं चलेगी। एक ओवरसाइट बोर्ड है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो ये देखता है कि कौन से कंटेंट को अलाउ किया जाए, कौन से कंटेंट को प्लेटफ़ॉर्म पे अलाउ ना किया जाए। इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेता है फॉर फ्री एक्सप्रेशंस एंड सेफ्टी।
तो ये एक ना फॉर्डर हो जाता है कि जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारी ऑर्गनाइज़ेशंस में क्या दिक्कत है, क्या नहीं, तो मैं एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि जैसे फ़ेसबुक ने ओवरसाइट बोर्ड बना रखा है, तो ये भी आप अपने फॉर्डर वाली डायरी में लिखिएगा कि देखिए हमें जैसे फ़ेसबुक ने एक ओवरसाइट बोर्ड बना रखा है, वैसे हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो भी अपना एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बोर्ड बनाएँ। जैसे हम देखते हैं ना कि कई बार हेट स्पीचेज़ चलती हैं, कई बार डिलीट कर दे अकाउंट, तो वो खुद ना ये डिसीजंस लें एक्सप्रेशन और स्पीच के ऊपर, तो ये फ्री स्पीच के ऊपर आपको क्वेश्चन अच्छा लगेगा। अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आंसर राइटिंग आता है, जैसे हमने श्रेया सिंघल केस डिसाइड किया और डिस्कस किया था, सब कुछ किया था, 66 ए, 69 ए, 124 ए, उसमें आप ये जो अभी पिछले पेज में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, वो भी आप डाल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डाला। तो ये क्या होता है, डेली टू डेली की जो न्यूज़ होती है ना, उनमें से आर्टिकल्स निकलते रहते हैं। तब जाके आपका क्या होता है कि 1 साल में इतना कंटेंट हो जाता है कि आपके पास कि अगर एक आधा पॉइंट भूल भी गए, तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो उसके बाद एक पेज 13 पे था। ये न्यूज़ वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि चाइना का ऑस्ट्रेलिया का झगड़ा चल रहा है आपस में और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ही चाइना है। बट आजकल इनके बीच में क्लैशेज़ चल रहे हैं क्योंकि ह्यूमन राइट्स को लेके, एस्पेनेज को लेके और ऑस्ट्रेलिया कहता है कि जो ओरिजिन है कोविड-19 का वो चाइना से हुआ। तो ये बेसिकली एक झगड़ा है, इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है बट लोगों को लगता है कि देख लें क्या है क्या नहीं। तो बता दें तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया का ना आपस में बहुत तगड़ा झगड़ा चल रहा है। उस वजह से इन्होंने आजकल डिप्लोमेटिक और ट्रेड टॉक्स भी बंद कर दिए हैं और इससे ज़्यादा इस इश्यू पे कुछ नहीं है। अब करते हैं क्वेरीज़ की बात। तो जिनको ज़रूरत नहीं है वो अपना बंद कर दें और जिनको क्वेरी सुनने का मन है तो वो सुनिए। एक क्वेरी थी कि सर प्लीज़ एडवाइज़ अस स्ट्रैटेजी फॉर 2023 स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स। मैम देखिए अगर आप सीरियस हैं करंट अफेयर्स के लिए तो मैं आपको यही कहूँगा कि 2 जनवरी से हमारे लेक्चर आने शुरू हुए थे। उस दिन से आप शुरू करिए अगर आप क्योंकि यू हैव अ टाइम आल्सो। आप उस दिन से शुरू करिए और अपना अच्छी तरह जो-जो हम पढ़ा रहे हैं ना, उसको पहले सुनिए, फिर पॉज़ एंड प्ले करके आप उसके नोट्स बनाइए। हम जितना करा रहे हैं, उसके बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेंस से 6, 7, 8 महीने पहले बस आपको इंडिया एयरबुक ओह सॉरी कुरुक्षेत्र और योजना पढ़ना शुरू कर सकते हैं आप। उससे क्या होगा थोड़ा-सा आपको मेंस राइटिंग में फ़र्क पड़ता है, थोड़ा अच्छा लगता है और ज़्यादा नहीं अगर 1-2 पेज भी रोज़ पढ़ेंगे आप, तो आपका काम बन जाएगा। और वैसे तो हम कोशिश करेंगे जब तक हम खुद भी शुरू कर दें ये सारी चीज़ें। और दूसरा ये होता है कि आपको इस करंट अफ़ेयर्स के लिए इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया ईयर बुक पढ़ना पड़ता है, उसमें से बहुत कम नोट्स बनते हैं, बट बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स बन जाते हैं, वो भी हम लोग शुरू करेंगे। तो जितना हम करा रहे हैं, आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। आप सपोज़ करिए आपने दिल्ली से अमृतसर जाना है, 7 आवर्स की जर्नी है और आपको मेरे ख़्याल से 1 जार पानी का बहुत है। चलिए आप मैं कहता हूँ आप चा 4-5 बड़े-बड़े जो 20-20 लीटर के जार हैं, आप उतना पानी ले जाइए। उतना पानी हम दे रहे हैं। अब आप सोचें कि मैं करंट अफ़ेयर्स की मंथली मैगज़ीन भी फ़ॉलो करूँ, ये भी फ़ॉलो करूँ, वो भी फ़ॉलो करूँ, फिर तो ये वाली बात होगी कि आप अपनी गाड़ी के साथ-साथ एक पानी का टैंकर और लेके चल रहे हैं। अननेसेसरीली उसका भी फ्यूल खर्च कर रहे हैं आप। अननेसेसरीली इतना पानी आप पी नहीं पाएँगे। वो वैसे ही रास्ते में गंदा हो जाएगा क्योंकि खुला होगा तो खराब हो जाएगा। और पता चला कि आपने जितना पानी हमने आपको दिया था उतना ही सफिशिएंट था, मोर देन सफिशिएंट था। आना-जाना भी कर सकते थे आप उसमें। बट आप एक टैंकर को लेके गए जिसमें आपने फ्यूल भी स्पेंड किया, आपने अपने दिमाग का हैसल भी बढ़ाई। रास्ते में कहीं रुके तो उसको भी रुकवाया, उसको भी खाना खिलाया। आप समझ रहे हैं बात को? आप समझिए, तो जितना यूपीएससी की जर्नी में आपको नॉलेज लेके चलने की ज़रूरत है अपने दिमाग में, उतनी नॉलेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दे रहे हैं आपको हिंदू एनालिसिस का, बट कहीं भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डेली मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एक बारी बताया भी था कि मैं 4 से 5 न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ। तो ये ज़रूर है कि इस एनालिसिस से पहले नहीं पढ़ पाता, बाद में ज़रूर पढ़ता हूँ। तो मेरी आदत है कि अगर कुछ भी बहुत इम्पोर्टेंट कोई न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ होती है, मैं क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ता हूँ, टीओआई भी पढ़ता हूँ, मैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता हूँ, मैं दैनिक जागरण मुझे शौक है पढ़ने का, मैं सब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। एक हैबिट हो जाती है आदमी की, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट डे अगर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट होता है और वो हिंदू में नहीं होता, तो मैं वो न्यूज़ बता देता हूँ। और रही नोट्स मेकिंग की बात, नोट्स मेकिंग जो हम आपको लिख के दे रहे हैं ना, इसको एज़ इट इज़ अपने में पेस्ट करिए। पेस्ट नहीं, मैं यही कहूँगा लोग कह रहे हैं पीडीएफ दीजिए, मैं कहूँगा देखिए करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है, जब आप सुनते हैं, आपका 10% आपको याद हो जाता है। जब आप उसको अपने हाथ से लिखते हैं ना, आपका 50% आपको याद हो जाता है और 40% आपका रिविज़न से आपको याद रहता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब हम जो-जो हम लिख लिख के दे रहे हैं, आपको प्रॉपर प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी आपका सब कुछ कवर कर रहे हैं। तो आपको जो लिखना है ना, वो जो हम लिख के दे रहे हैं आपको, ये सिर्फ़ सुनना नहीं है, इसको लिखना भी है। ताकि आपका प्रीलिम्स भी कवर होता रहे। एक प्रीलिम्स की डायरी बना लीजिए, एक मेंस की बना लीजिए। मेंस की मैं ये नहीं कहूँगा पेपर 1, 2, 3, 4 की अलग बनाइए।
क्योंकि क्या होता है कि लोग सबसे बड़ी गलती ये है कि अलग-अलग लेके चलते हैं पेपर्स को। ये सिर्फ़ अलग-अलग इसलिए कहे गए हैं ताकि वो लोग 4 बार एग्ज़ाम ले सकें। आपसे से ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछ सकें। नहीं तो वो भी अगर चाहें तो एक ही क्वेश्चन दें, मगर उनको भी पता है कि 12 घंटे कोई नहीं बैठ सकता, तो उसको 4 पोर्शन्स में डिवाइड कर लिया गया है ताकि लोग ईज़िली आएँ, 3-3 घंटे में 4 बार दे दें। ये अगर ज़रूरी नहीं है, वो चाहते हैं बट आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलें कि ताकि आप चारों पेपर्स को एक एक ही पेपर में इन्वॉल्व करें, उनकी एस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व करें। तो इसलिए एक ही मेंस की बनाइए, उसके बाद जितन जो हम लिख के दे रहे हैं ना, उसको एज़ इट इज़ लिखिए। और जब जैसे एक लेक्चर में हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच का सारा डिस्कस किया था, उसके बाद हमने 3-4 लेक्चर्स में जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का किया, तो आपको लग रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा चलेगा तो अपने पेजेज़ को बीच में छोड़ते रहिए। जैसे अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट का आया, उसको भी उसमें लिख लिया। तो आपका एक अच्छा फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके बड़ा अच्छा कंसोलिडेटेड पॉइंट्स तैयार हो जाएँगे। जितना याद रहे उतना आप लिख के आइएगा 250 वर्ड्स में, आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम दे रहे हैं कुछ मंथली मैगज़ीन्स का फ़र्क नहीं पड़ता है, ना फ़ायदा होता है। आप देखिए इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट आप कर सकते हैं रिजल्ट्स हमारे देख सकते हैं। सर मेंस क्वेश्चन फॉर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस सर मैं तो मेंस के आंसर दे रहा हूँ आपको क्वेश्चंस तो आप उठाइए जहाँ मर्ज़ी से उठाइए मैं तो कहूँगा आपको। वही हमारे लिए एक चैलेंज होगा। देखिए मैं दूँगा तो हो सकता है ना मैं तो अपने जो आपको पढ़ा रहा हूँ उन्हीं के क्वेश्चंस बना के दूँ। हमेशा चैलेंज ये होना चाहिए कि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस किसी और जगह से उठाइए ताकि आपको पता चले कि हम लोग कितना कर रहे हैं और कितने पानी में हैं। और ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि जो प्रीवियस अगर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ज़रूर उठाइएगा, जो यूपीएससी पूछती है और एक आधे इंस्टीट्यूट किसी भी इंस्टीट्यूट के उठा लीजिए और फिर देखिए कि भैया मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद सर मैं कोविड से रिकवरी कर रहा हूँ। भैया अगर आप कोविड से रिकवरी कर रहे हैं तो टेक रेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, रश करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे लेक्चर्स होते हैं हम लोगों के। तो आप अपना पहले कोविड से रिकवर होइए, हमारी वी विश यू वार्म विशेस और आप जल्दी से ठीक होइए, स्पीडी रिकवरी एंड कोशिश करिए कि जब आप ठीक हों, उसके बाद ही आप सुनें और आराम से अपना बैकलॉग कंप्लीट कीजिए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है जिनके पास टाइम है वो 2nd जनवरी से सुनना शुरू करिए, नोट्स बनाइए। उससे ज़्यादा, उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये वी चैलेंज दैट। उसके बाद किसी ने पूछा है कि हम आपके पढ़ वीडियोज़ के बाद न्यूज़पेपर पढ़ें या वो देखिए आपकी इच्छा है, वो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे तो बात यही है कि हमारे पढ़ाने के बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मेरी आदत यही है कहने की कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए। जब हमारा पढ़ा नोट्स हमारे में से बनाइए। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, जो-जो मैं लिखता हूँ, उसको एज़ इट इज़ अपने नोट्स में बनाइए। और न्यूज़पेपर वैसे ही एक जनरल वे में पढ़िए, एक जनरल वे में, एक इंटरेस्ट के साथ। उसको उस जब वो पढ़ेंगे ना न्यूज़पेपर, उसको यूपीएससी से कनेक्ट करके मत पढ़िएगा। फिर आप एक जनरल वे में न्यूज़पेपर पढ़िए, 15 मिनट पढ़ लिया, जब टाइम मिला फिर 15 मिनट पढ़ लिया। वो एक जनरल वे में पढ़िएगा। नोट्स जितना हम बना के दे रहे हैं, उससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर।